बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेक सादतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टोरी नेम मेरी ज़िंदगी है तू। अगर मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तो ये बात सच है कि मैं बीजान का ले पालिक पोता हूँ। जिस तरह का बर्ताव वो करती हैं, कम से कम इससे यही मालूम होता है। अरमगान ने तब कर कहा, अच्छा, यानी कैसा बर्ताव? वो जो रात देर तक तुम्हारा इंतजार करती हैं और इस सर्दी में खिड़की से लगी खड़ी रहती हैं, या जब शहजादे की तबीयत खराब होती है तो बेताब होकर दवा और ग़िज़ा का ख्याल रखती हैं। किस किस्म के बर्ताव की तुम बात कर रहे हो? दोनों हाथ कमर पर रखकर मुनज़्ज़म मैदान में उतर आया। उसके खतरनाक तेवर देखकर अरमगान बोला, अमेजिंग यार, किस तरह मैनेज करते हो? मुनज़्ज़म का मुंह खुल गया और बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि कब टाइम मिलता है स्टार प्लस से फ़ायदा उठाने का, जिनसे तुमने लड़कियों की तरह लड़ना सीख लिया है। मुनज़्ज़म ने तब कर जवाब दिया, हाँ, ये लड़ने का तो तुम्हें पता होगा, जिसने 1 साल से घर को मैदान जंग बना रखा है और अब तक तुम्हारी कुल सीधी नहीं हुई। मुनज़्ज़म की बात सुनकर अरमगान बोला, देखो, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कल मैंने अलग घर में शिफ्ट होने की बात की तो रात का डिनर ऑफ हो गया। मैं तो बाहर चला गया, रात देर से लौटा तो देखा बीजान अपनी जगह पर बैठी थी और डिनर अपनी जगह पर। बहुत अफसोस की बात है अरमगान, तुम उन दोनों का दिल दुखाते हो। तो क्या करूं जो उन्होंने मेरे साथ किया? ओके यार, आज मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। मुनज़्ज़म को पानी पीते अछू लग गया और बोला, क्या ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं कि सैयद अरमगान शाह आज जल्दी शाह पैलेस तशरीफ ले जाएंगे? अरमगान ने घूर कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं शाह पैलेस जाऊंगा? मैं तो उस बंगले की बात कर रहा हूँ जो बाबा ने वफात से चंद दिन कबल खरीदा था, मगर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए थे और कानूनी कार्रवाई बाकी थी, इसलिए फंस गया था। लेकिन 2 दिन पहले वकील की कॉल आई थी कि घर क्लियर हो गया है, लिहाजा चेक कर लें। मैंने दादा जान और बीजान से इस बंगले में रहने की बात की थी कि वो ऑफिस से करीब है। वैसे भी मैं तन्हाई को पसंद करता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, मगर बस फिर क्या हुआ मत पूछो। यार, वो बूढ़े हैं, तुम्हें खोना नहीं चाहते, मुनज़्ज़म ने जवाब दिया। बस मगरिब की यही चीज़ मुझे पसंद है, वहाँ कोई किसी की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाता, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो, चाहे जायका दादा और दादी। उसकी बात सुनकर मुनज़्ज़म अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाता हुआ मुनज़्ज़म को देखता रहा। अरमगान ने उसकी नज़रों की परवाह ना करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आज इस बंगले को चेक करके इसमें कंप्यूटर सिस्टम सेट कर लूँ, ताकि ऑफिस का पेपर वर्क ज़रा यकसुई से कर लिया करूँगा। हाँ, तो शाह पैलेस में कौन सा तुम्हारे दर्जन बच्चे हैं जो तुम्हें ऑफिस का पेपर वर्क करने में यकसुई से काम नहीं करने देते? बहरहाल तुम खुद मुख्तार हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? अरमगान ने मुनज़्ज़म की बात सुनकर जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मगर जब जब मैं शाह पैलेस जाता हूँ मेरा गम ताज़ा हो जाता है कि जो सलूक उन्होंने जैसी फरनाटा के साथ किया। हाँ, तो इसमें उनका क्या कसूर? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तो किसने कहा था कि अमेरिकन लड़की से दिल लगाओ और फिर दीदा दिलेरी से लाकर शाह पैलेस में पूरे खानदान के सामने खड़ा कर दो? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो मजहब बदलने पर तैयार थी, मगर हमारे ही दिलों में वसअत नहीं थी। अरमगान ने नाराज़ी से मुनज़्ज़म की बात का जवाब दिया, मगर ये तो तुमने बताया ही नहीं कि जैसी कितने दिन के लिए मजहब बदलती। देखो अरमगान, तुम उसको कलमा पढ़ाकर शादी कर लेते और वो अमेरिका जाकर अपनी साबका रविश अपनाती तो तुम क्या करते? उसने बीजान और दादा जान के हतमी इनकार के बाद एक बार भी तुमसे मिलने या राब्ता करने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी वापसी के बारे में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, सो मालूम हुआ कि तुम उल्लू हो। अरमगान आरामदेह कुर्सी पर बैठा गौर से मुनज़्ज़म की बातें सुन रहा था और दिल में कहीं उनकी तस्दीक भी कर रहा था, मगर वो फिर भी नाराज़ था कि घर वालों ने जैसी को इज्जत नहीं दी, और इस बात को लेकर ही दादा जान और बी जान को नाराज़ करने वाले तमाम काम वो बहुत खुशी से सर अंजाम दे रहा था।
अंजला की बच्ची, जल्दी करो वरना फूफो जान उठ गई तो दोबारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। स्ताइश ने 7वीं बार अंजला से कहा, जो जल्दी जल्दी में कभी इस गमले से टकरा रही थी कभी उस वाले से। हाय स्ताइश, तुम बहुत अच्छी खाला बनोगी, जिसको हर वक्त मेरे बच्चे याद आते हैं। और स्ताइश ने इस बात पर एक जोर की चुटकी काटी और साथ ही अंजला के मुंह पर हाथ रखकर निकलने वाली चीख का गला भी दबा दिया। अब वो दोनों राजदारी से बाहर निकलकर साथ वाले बंगले की दरमियानी दीवार फलांगने की कोशिश करने लगी और कामयाब भी हो गई। अंदर एक बहुत खूबसूरत घर था जिसके चारों तरफ लॉन, जिसमें इमली, माल्टे और अनार के दरख्त लगे थे और दरमियानी घास अदम तवज्जा की वजह से जंगल का सा रूप अख्तियार कर चुकी थी। दरमियान से रास्ता निकालकर सीधा कारपोर्च और फिर सीढ़ियाँ और आगे घर के अंदर हॉल का बड़ा सा दरवाज़ा जो कि बंद रहता था। घर अपने मालिकों के बेहतरीन ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था, मगर मालिक इस तरह गायब थे जिस तरह गधे के सर से सींग। उफ अल्लाह। वो दोनों बेफिक्री से चलती इमली के पेड़ के पास पहुंची, जिस पर कतारे कच्ची इमली के ढेर सारे गुच्छे लटक रहे थे। अंजला ने दोनों हाथों को जोड़कर प्याला बनाया और दरख्त के साथ लगा दिया। फिर बड़ी महारत से स्ताइश ने अपनी फ्राक को नखरे के से अंदाज में उठाकर ऊपर किया और प्याले पर पैर रखकर उसको जीनत बख्शी। और फिर दूसरा पांव दरख्त की डाल पर, फिर वो ऊपर और मजीद ऊपर चली गई और कतारों की बारिश शुरू कर दी। अपनी इस कारकर्दगी में वो दोनों स्याह कार को जो पोर्च में खड़ी थी यकसर फरामोश कर चुकी थी। घर के दरवाजे जो एक अरसा से बंद थे, उनके खुलने की मखसूस आवाज से अंजला ने फौरन इस तरफ देखा और हाथ में थामे कतारे फेंक कर भागी, मगर जाते हुए स्ताइश को पैगाम। स्ताइश, आ गई आजमाइश। स्ताइश ने भी उतरने में जल्दी की और जब नीचे कूदी और अपनी मेहनत को जमीन पर पड़ा देखकर अंजला को कोसती उनको अपनी कमीज के दामन में भरने लगी। एक आदमी को घर से निकलता देखकर फौरन गाड़ी के पीछे छुप गई। गाड़ी का पिछला दरवाजा, क्योंकि अभी ही अरमगान कंप्यूटर निकालकर अंदर लेकर गया था और सेट करने का काम कल पर छोड़ दिया था, क्योंकि बीजान ने कहा था कि मुइज को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। मुनज़्ज़म की बातों का असर था, लिहाजा मानना पड़ा कि दान की घूरती और खोजती निगाहें भी याद आ रही थीं। लिहाजा घर पर सरसरी सी निगाह डालकर कंप्यूटर रखा और वापस हो लिया। अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर बैठा तो पिछले दरवाजे पर नज़र पड़ी, जो कि खुला रह गया था। वो बंद करने के लिए निकला तो टायर में हवा कम होने के अंदेशे से घूमकर गाड़ी के टायर चेक करने लगा। स्ताइश को लगा अब सांस बंद हुई कि तब उसने जल्दी से कतारे फेंके और खुले हुए दरवाजे से अंदर नीचे को होकर गाड़ी में बैठ गई। इसी वक्त अरमगान का फोन बजने लगा। उसने झुंझलाकर फोन निकाला तो दादी की कॉल थी। उसने फोन रिसीव किया। आ रहा हूँ, आपने तो बिल्कुल ड्राइवर ही तस्वुर कर लिया है, और जोर से पाँव मारकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जो निकलने के लिए परतोल रही थी दुबक कर बैठी रह गई कि अरमगान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब बंगले से गाड़ी बाहर निकली तब स्ताइश को होश आया, मगर उसकी पुरानी आदत थी, मुसीबत में कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो। अलबत्ता बाहर इंतजार करती अंजला ने स्ताइश को गाड़ी में देखकर फौरन गाड़ी का नंबर नोट किया और घर भागी। घर पहुंचकर अंजला ने मामू को फोन मिलाया और एक ही सांस में सारी बात रद्दो बदल से सुना दी कि कोई आदमी स्ताइश को इस गाड़ी में अगवा करके ले गया है। मामू तो डीएसपी थे। गाड़ी के नंबर के जरिए पता निकलवाया और कांस्टेबल लेकर रवाना हो गए। मोइज बहुत बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था और बीजान को उसकी नालायकियों के बारे में बता रहा था कि अरमगान की गाड़ी आती देखकर फौरन बैग लेकर पोर्च में आ गया। क्या जरूरत थी अब भी आने की? वो बीजान और दादा जान को अल्लाह हाफिज कहता अगला दरवाजा खोलकर बैठने लगा। लैपटॉप पीछे रखने के लिए पीछे देखा तो वो हैरत से मुंह खोले पहले अरमगान को और फिर पिछली नशिस्त पर बैठे वजूद को देखने लगा। मोइज, क्यों स्टेचू बन गए हो? प्लीज जल्दी करो, बैठो भी। अरमगान बोला। मोइज चीख कर बोला, ये भाभी को कहाँ से ला रहे हो? और अगर घर ले ही आए हो तो घर के मकीनों से भी मिलवा दो, इन बुजुर्गों से सलाम दुआ करवा दो। उसकी बात सुनकर स्ताइश भी सीधी होकर बैठ गई कि आजमाइश शुरू हो गई थी। मुइज की बात सुनकर अरमगान ने एक झटके से पीछे देखा तो उसे वाकई अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये वो
उससे बात ही न बनी कि मुइज ने फौरन दरवाजा बंद किया और पिछला दरवाजा खोलकर बाजू से पकड़कर स्ताइश को बाहर निकाला। बीजान और दादा जान, जो अब तक के होने वाले मुकालमे को समझने की कोशिश में कभी अरमगान को देख रहे थे, कभी मुइज को, गाड़ी से निकलती जीती जागती लड़की को देखकर गंग से रह गए। ये देखें बीजान, अरमगान साहब के कारनामों में एक और कारनामे का इजाफा हो गया। ये हैं आपकी बहू, नाम इनसे खुद ही पूछ लें। वैसे अरमगान साहब की इस्तिलाह में इसको नया कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। सर झुकाकर हंसते हुए मुइज ने कहा। बीजान सीढ़ियां उतरती नीचे आईं। स्ताइश ने आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि अरमगान आंखें खोले मामले को समझने की कोशिश करता रहा। कभी हैरान सा गाड़ी को, कभी मुइज को और कभी इस लड़की को देखता जो न जाने कैसे गाड़ी में नाजिल हुई थी। बीजान आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मैं भी सोचूं कि अरमगान तुम्हें अलग घर की क्या सूझी, मगर अब मैं सब समझ गई हूँ। तुम अपनी फैमिली को हम कमजोर लोगों में रखना ही नहीं चाहते। बहुत अफसोस हुआ। फिर स्ताइश की तरफ मुंह करके पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी स्ताइश, स्ताइश ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। कब की शादी? बीजान ने अगला सवाल दागा। जी किसने? स्ताइश ने हैरानी से अहले खाना पर एक निगाह डाली। तुम दोनों ने, और किसने? नहीं, वो आप गलत समझ रही हैं। वो के पुलिस सायरन की आवाज ने सबको मुतवज्जा कर लिया। इतने में डीएसपी औरंगजेब अकेले ही घर में दाखिल हुए तो स्ताइश फौरन भागती उनके गले से जा लगी। शुक्र है बाबा आप आ गए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो मुजरिम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो गाड़ी का नंबर देखते हुए बोले। किसकी गाड़ी है? मुइज ने पकड़कर अरमगान को सामने कर दिया। उन्होंने सर से लेकर पैर तक उसको बगौर देखा और बोले, हम इनको अरेस्ट करने आए हैं। उन्होंने लड़की को अगवा करने की कोशिश की है। हम इनको अरेस्ट करने आए हैं। इन्होंने लड़की को अगवा करने की कोशिश की है। अरमगान हैरानी से मुइज को देखने लगा, जो मामले को समझने में हलकान हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। बीजान और दादा जान फौरन आगे आए। देखें जी, बच्चे हैं, जो किया अपनी मर्जी से किया और शादी कर ली तो क्या बुरा किया। हाँ, तरीका जरूर गलत है अरमगान का। और घूर कर अरमगान को देखा। हम स्ताइश को अपनी बहू तस्लीम करते हैं और शाह पैलेस में जायज मुकाम देते हैं। घर की बात को थाने लेकर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। हम इज्जतदार लोग हैं, थाने आज तक कोई नहीं गया। मुझे बच्ची बहुत पसंद है। और तायद के लिए भी जान को देखा तो उन्होंने भी सर हिलाकर उनका साथ दिया। अरमगान इन दोनों की बातें सुनकर सर थाम कर रह गया, जबकि डीएसपी औरंगजेब घर और फिर अरमगान को देखकर समझ गए कि मामला अगवा का नहीं है, मामला कुछ और है। फिर स्ताइश से बोले, ये सब क्या है? बाबा, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। मेरा यकीन करें, ना ही मैंने कोई शादी वादी की है। प्लीज बाबा। डीएसपी औरंगजेब ने गजबनाक नजरों से स्ताइश को देखा और आगे बढ़कर दादा जान के बिल्कुल सामने आए और बोले, हम इज्जतदार हैं और आप भी, लेकिन इज्जतदारों ही के घर कभी नालायक औलाद पैदा होती है और वो असल में सारे खानदान का इम्तिहान होती है। आपका लड़का अभी मेरी बेटी को अगवा करके ले आया है, इसलिए मैं इसको गिरफ्तार करता हूँ। दादा जान के पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई कि उल्लू का लड़की लाया भी तो डीएसपी की। फौरन बोले, देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इसका हल है मेरे पास। इसका निकाह कल शाम को स्ताइश से कर दें, ताकि इसकी करनी इसको ही भरनी पड़े। बोले, आपको मंजूर है? औरंगजेब ने स्ताइश को देखा, जो इर्द गिर्द से बेपरवाह होकर अरमगान का मुआयना कर रही थी, जो कि ग्रे ड्रेस पैंट और ब्लैक शर्ट पहने हुए था। फिर बोले, मुझे मंजूर है। उनके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। उन्हें स्ताइश की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि वो इन सब को नहीं जानती। लेकिन दादा जान, कोई मेरी बात तो सुने। इतनी बड़ी बात सुनकर गोया अरमगान के साकत हुए जिस्म में हरकत हुई और उसने मुकाबिल से टक्कर लेने का सोचा। अरमगान, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ कहाँ और कितना शर्मिंदा करोगे। मुझे तुम्हारी वजह से और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, मगर अब नहीं। अब और मनमानी बिल्कुल नहीं। अब अगर हमारी बात ना मानी तो कभी हमारी शक्ल मत देखना
और ना अपनी शक्ल दिखाना। चले जाओ वरना जाओ, वापस ना आना। और हाँ, अगर हमें कुछ समझते हो तो अब हम कल मिलेंगे निकाह पर। मैं तुमसे दोबारा इस मौजू पर बिल्कुल बात नहीं करने वाला, समझे तुम? लेकिन दादा जान, मेरा कसूर क्या है? और दादा जान के तो मानो आंखों से खून निकल आया, मगर बोले तो सिर्फ इतना, तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उल्लू के पट्टे हो। स्ताइश को दादा जान के इस जवाब पर इतनी जोर से हंसी आई कि सभी उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। वो खसियानी हो गई। औरंगजेब बोले, स्ताइश तुम बाहर गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। वो चली गई तो उन्होंने आगे बढ़कर दादा जान का हाथ थामकर अपना फैसला सुना दिया कि रात 8 बजे आप लोगों का इंतजार करूंगा, और फिर फोन नंबर और एड्रेस देकर रवाना हो गए। मुइज, जो इस सारे वक्त में गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था, सीधा हुआ और फोन निकालकर नंबर प्रेस करने लगा। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मीटिंग कैंसिल कर दो। और फोन बंद करके बोला, फ्लाइट तो जा चुकी, अब इस अरमगान की शादी में शिरकत तो बनती है ना। उसकी बात सुनकर अरमगान ने जोर से पाँव जमीन पर मारा और बोला, माई फुट, और अंदर चला गया। मुइज ने कंधे उचकाए और दादा जान और बीजान को लेकर अंदर चला गया। औरंगजेब स्ताइश को लेकर घर आए तो फौरन शमीम बेगम को कमरे में आने का कहा, जो स्ताइश की ठीक ठाक क्लास लेना चाहती थी। महज घूर कर भाई के कमरे में चली गई। खैरियत भाई साहब, क्या हुआ? औरंगजेब बोले, मैंने कल स्ताइश का निकाह तय कर दिया है। जिन चीजों की जरूरत है बताओ, मैं मंगवा दूंगा। लेकिन भाई, कहाँ, किन लोगों से, इस तरह यूं अचानक? सब खैरियत तो है ना? वो है एक लड़का, और सारी बात बहन को बता दी। वो परेशानी से बोली, भाई आपने फैमिली के मुतालिक कोई मालूमात नहीं की, और लड़का, उसके बारे में भी तहकीक नहीं की, फिर इतनी जल्दी? बस, औरंगजेब ने गुस्सा को जब्त करते हुए कहा, जो मैंने कह दिया है वो करो। वैसे मैंने स्ताइश की आंखों में पसंदीदगी देखी है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब औलाद हाथ से निकल जाए तो वो ही कर दो जो वो चाहती है, वरना वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती है जो ज्यादा तकलीफ दे है। और मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा? और रही बात फैमिली की, तो मैंने तहकीक करवा ली है, वो लोग अच्छे और शरीफ लोग हैं। शमीम बेगम ने बुझे दिल से कहा, ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो। स्ताइश जब से वापस आई थी मुसलसल रो रही थी। अंजला ने बहुत बार पूछा, मगर वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थी। अंजला, जी अम्मी। टीपू को कॉल मिला दो। वो मोबाइल हाथ में लेकर आई, और उसे भी स्ताइश की शादी में इनवाइट कर लो। उन्होंने तंज से स्ताइश को देखा, जो शर्म से पानी पानी हो गई, और आहिस्ता से बोली, छोटी सी ख्वाहिश कतारे खाने की, इतनी बड़ी सजा? उसकी सरगोशी सिर्फ अंजला ही सुन सकी। अलबत्ता उसने नंबर मिलाकर अम्मी को दिया और वो फोन लेकर बाहर चली गई। इधर उसने स्ताइश से सारी कहानी सुनी और तसव्वुर में इस हीरो को देखने लगी जो अपनी सफाई भी न दे सका। शमीम बेगम और औरंगजेब दो ही बहन भाई थे। घर में पैसे की कोई फरावानी ना थी। वालिद एक दुकान चलाते थे, मगर इस गुर्बत में भी औरंगजेब को अच्छी तालीम दिलवाई। वालिद का इंतकाल हो गया तो औरंगजेब वालदा और बहन को लेकर शहर आ गए। यहाँ पुलिस की नौकरी मिल गई और जल्द ही तरक्की की मनाजिल तय करने लगे। एक दोस्त से बहन की शादी के 6 माह बाद अम्मा भी वफात पा गईं। अब बहन को बहुत दुख हुआ कि भाई घर में अकेले होते हैं, लिहाजा उन पर दबाव डाला कि वो भी अब शादी कर लें। औरंगजेब बहन के घर जाते आते न जाने कब ख्यालों में उसकी नंद से मोहब्बत कर बैठे, सो फौरन उसका नाम ले लिया। बहन तो निहाल ही हो गई कि चांद सी अपनी नंद तो उसे भी बहुत पसंद थी, और जल्द ही रिश्ते की बात चलाई। मुबारक साहब, शमीम के शौहर, उनके साथ थे, सो वालदा को भी मना लिया। यूं मनाहिल रुखसत होकर औरंगजेब के घर की महारानी बन गई। लेकिन शादी के बाद जहां औरंगजेब बहुत मुतमईन हुए, वहां मनाहिल भुलाई सी रहती थी। एक दिन मनाहिल फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी कि औरंगजेब ने सुन लिया कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब उसकी चाहत नहीं थे, और जो चाहत था वो खुद मजबूर होकर दूसरी जगह शादी कर चुका था, लिहाजा वो समझौते की जिंदगी गुजार रही थी।
तब औरंगजेब को उसके गुरेज और हर काम में अदम दिलचस्पी की असल वजह समझ में आई, मगर वो इस वक्त रिश्तों की इन जंजीरों में बंध चुके थे कि कोई फैसला करना गोया मर जाने से ज्यादा मुश्किल था। जबकि मनाहिल के रवैये को वो इस बात पर महमूल करते रहे कि कम उम्र भी है और पहली बार माँ बनने जा रही है, सो परेशान है। लेकिन इसके बाद असल परेशानी वाली जिंदगी की इब्तिदा हुई। औरंगजेब उसका ख्याल तो रखते थे, मगर उसके अपनी दोस्त को कहे कलमात कि पहली मोहब्बत कभी भूली नहीं जा सकती, ये उन्हें किसी तौर पर चैन नहीं लेने देते थे। 100 दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन मनाहिल एक प्यारी सी गुड़िया औरंगजेब को देकर खुद दुनिया से रुखसत हो गई। गम और दुख की शदीद लहर ने कुछ अरसा अहले खाना को अपनी लपेट में लिए रखा। फिर सताइश की चीखों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सताइश को लेकर शमीम बेगम अपने ससुराल चली गईं, जबकि इस वक्त उनकी अपनी बेटी अंजला भी 6 माह की थी, मगर सास ने साथ दिया और उन्होंने दोनों पर ममता निछावर की। इधर औरंगजेब ने तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, क्योंकि पहली शादी का तजुर्बा कोई अच्छा नहीं था कि वो दोबारा इस अमल से गुजरते। शमीम बेगम के पास 27 को गए 6 साल हो गए तो उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और जब टीपू चौथी जमात में था तो मुबारक साहब पुलिस मुकाबले में गोली लगने से हलाक हो गए। यूं 27 अंजला और टीपू को लेकर शमीम बेगम दोबारा भाई के घर आ गईं, और अब यहाँ पर आए भी उन्हें 10 साल हो चुके थे। 27 और अंजला एमए करके आजकल फारग थी, जबकि टीपू बीएससी का तालिब इल्म था और हॉस्टल में रहता था। सैयद नुमान शाह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे इबरार शाह थे, जो मुल्क से बाहर पढ़ने की गर्ज से गए थे, फिर वहां पर ही शादी कर ली। नेशनलिटी मिल गई, बाद में कारोबार किया और वो भी खूब जमा। फिर जल्द ही साहब औलाद हो गए कि अरमगान ने जिंदगी की तमाम खुशियां उनकी झोली में डाल दी, लेकिन साथ ही रोजी की बदलती आदत भी सामने आने लगी। वो अरमगान को बोझ समझती थी, अपनी आज़ादी में रुकावट। सो मामूली झगड़े होने लगे और फिर रोजी दोबारा पहले वाली जिंदगी में लौट गई। इबरार साहब के पास सवाए सब्र के अब कोई चारा ना था कि घर वाले पहले ही रोजी से शादी वाली बात पर सख्त नाराज थे। बस बीजान बात करके हाल अहवाल मालूम करती, फिर दादा जान उनसे बहाने से खैरियत पूछ लेते, मगर खुद बात करने पर राजी ना होते। वजह वही कि इबरार ने गैर मुल्की और गैर मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया। अगरचे कबल निकाह उनको कलमा पढ़ाया, मगर बाकी तकाजे पूरे करने से रोजी आजिज ही रही। बी जान हर हफ्ते इबरार से बात करती। पहले वो बहुत मुतमईन थे, मगर अब अक्सर फोन पर बी जान से रोजी की शिकायत और अपनी गलती का एतराफ करते थे। फिर एक रोज इबरार ने फोन किया और रोते हुए खबर दी कि रोजी को कैंसर हो चुका है, जो कि बिल्कुल आखिरी हदों तक पहुंच चुका है। फिर जल्द ही फौत होने की खबर भी आ गई। इबरार अरमगान को साथ लगाकर बहुत रोए, लेकिन पाकिस्तान वापस आने का फैसला फिर भी न कर सके। इस वक्त अरमगान 6 साल का था। हालांकि बीजान और बाबा जान ने बहुत मिन्नत की, लेकिन वो तबीयत के शुरू ही से जिद्दी थे। सो इबरार ने अरमगान को तनहा ही पाला और दोबारा शादी न की। इसके बाद नुमान शाह की बेटी थी, जो इबरार से छोटी थी, और उसकी शादी सैयद फुरकान शाह के छोटे बेटे इफ्तिखार से हुई, जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनी की तरफ से लंदन में मुकीम थे। मगर शादी के वक्त शर्त ये रखी कि वो कभी उनकी बेटी को साथ लंदन नहीं लेकर जाएंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ, क्योंकि दोनों भाइयों के घर साथ साथ थे। इस तरह बीजान की बेटी शादी के बाद चचा के घर गई थी, सो उनकी नज़रों के सामने ही रही, और अपने घर कम यहाँ ज्यादा पाई जाती थी। उनकी एक बेटी थी निमरा, और उसके 7 साल बाद अब्दुल बारी। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।